हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। और इसका नाम है प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। यानी विभिन्न प्रकार के प्राणियों की संरचना किस प्रकार की होती है, अर्थात उनके शरीर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, यानी उनके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका, और कोशिकाएं मिलकर के बनाती हैं ऊतक। तो यहां हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऊतकों के बारे में। प्राणी ऊतक प्राणियों में कई प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, लेकिन इनको 4 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, उपकला ऊतक। दूसरा है संयोजी ऊतक, और तीसरा है पेशी ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। यहां हम उपकला ऊतकों के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थात शरीर के अंगों के अंदर जो बाहरी और आंतरिक जो सतह है वो मुख्य रूप से उपकला ऊतक के द्वारा बनी होती है। और ये उपकला ऊतक जो है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सरल उपकला ऊतक जिसमें एकल परत होती है, और दूसरा होता है संयुक्त उपकला ऊतक जिसमें एक से ज्यादा कोशिकाओं की परतें होती हैं, और तीसरा होता है विशिष्ट उपकला ऊतक जिसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जैसे ग्रंथि वगैरह बनती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा संयोजी ऊतक। देखिए, संयोजी ऊतक जो होते हैं ये एक प्रकार से शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं, यानी अंग हैं, उनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। एज ए कनेक्टिव टिश्यूज हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये संयोजी ऊतक जो होते हैं ये शरीर के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं। लगभग 30% जो है शरीर का हिस्सा जो है वो इन संयोजी ऊतकों के द्वारा ही बना हुआ होता है। अब ये संयोजी ऊतक जो होते हैं इनको भी प्रकारों के अंदर बांटा गया है। संयोजी ऊतक के प्रकार, देखिए पहला जो होता है वो है लचीले संयोजी ऊतक। लचीले संयोजी ऊतक, ये जो संयोजी ऊतक होते हैं ये एक तो कोशिकाओं, तंतुओं एवं आधात्री एज ए मैट्रिक्स आदि से मिलकर के बने हुए होते हैं। और ये जो लचीले संयोजी ऊतक होते हैं इनमें मैट्रिक्स ज्यादा होती है, तंतु और कोशिकाएं जो है वो कम होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लचीली अवस्था में होते हैं, शिथिल होते हैं, कोमल होते हैं, और ये एक तरह से जिन भागों के अंदर भी पाए जाते हैं उन भागों को कोमलता या लचकता प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये मुख्य रूप से, जैसे एक होती है त्वचा गर्तिका ऊतक, त्वचा के नीचे की तरफ गड्ढे जैसी संरचना में उपस्थित होता है, वो है लचीला संयोजी ऊतक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा त्वचा के नीचे की तरफ जो बसा की परत होती है, एज ए बसा स्तर जो होता है, वह भी लचीले संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है।
दूसरा जो है वो है सघन संयोजी ऊतक। सघन इनमें क्या होता है कि एक तो तंतु जो कि इलास्टिन और कोलेजन के होते हैं, एक होती है कोशिकाएं और मैट्रिक्स। इनमें कह सकते हैं मैट्रिक्स वाले भाग में तंतु और कोशिकाएं जो है वो अधिक संख्या में होती हैं। तो एक तरह से सघन संरचना यानी ठोस संरचना जो है उसका निर्माण हो जाता है। और ये विन्यास के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सघन नियमित ऊतक, संयोजी ऊतक, और एक होता है सघन अनियमित संयोजी ऊतक। अर्थात जिसमें तंतु एक सीरीज में यानी एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं वो तो होता है नियमित, और जहां अनियमित रूप से बिखरे हुए रहते हैं तंतु तो वो कहलाता है अनियमित सघन संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो गए। अब हम बात करेंगे तीसरा प्रकार की। ये बातें हम पहले भी बता चुके हैं। तो तीसरा जो प्रकार है वो है विशिष्टीकृत एज ए स्पेशलाइज्ड संयोजी ऊतक। ये विशेष संरचना रखने वाले संयोजी ऊतक होते हैं, और कह सकते हैं कि इनके अंदर ऐसा गुण होता है कि शरीर की जो महत्वपूर्ण क्रिया है उनमें इनका विशेष योगदान होता है। और ये विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक जो हैं इस श्रेणी के अंदर जो है एक तो अस्थियों को रखा गया है, अस्थियां एज ए बोन्स, हड्डियां जिनको कहा जाता है। एक होती है उपास्थियां एज ए कार्टिलेज, और एक होता है रुधिर। यह भी एक विशिष्ट प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तो यहां हम इन विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक यानी अस्थियां, उपास्थियां और रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारा आता है अस्थियां। सबसे पहले अस्थियां। देखिए, इस वर्गीकरण में अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। यहां इनको ठोस संयोजी ऊतक भी कहा जाता है, लेकिन हम अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके आधार पर चल रहे हैं। तो ये जो अस्थियां होती हैं ये एक प्रकार से विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक के अंतर्गत यहां रखी गई हैं। अस्थियां ये कठोर संयोजी ऊतक होती हैं, कठोर संरचना है। शरीर के अंदर जो मुख्य आधार होता है, ऐसे शरीर के अंदर जो अंत्य कंकाल बना होता है, अंत्य कंकाल एज एंडोस्केलेटन, अंत्य कंकाल, ये अंत्य कंकाल का निर्माण करते हैं। प्राणी के शरीर में जो अंत्य कंकाल बनता है वो किसके द्वारा बनता है? अस्थियों के द्वारा बनता है। अब देखिए, इसमें जो आधात्री होता है, आधात्री, उसमें एक तो होते कोलेजन तंतु, कोलेजन तंतु जो कि कठोर होते हैं, इनको श्वेत तंतु कहते हैं। साथ में इसमें होते हैं कैल्शियम, क्योंकि हड्डियों के अंदर कैल्शियम की उपस्थिति होती है, तो कैल्शियम लवण जो है उपस्थित होते हैं, लवणों की उपस्थिति। तभी तो कहते हैं ना, हड्डियां
बनाने के लिए हमें कैल्शियम की उपस्थिति यानी कैल्शियम को काम में लेना होता है। कैल्शियम, छोटे बच्चे होते हैं, बढ़ते हुए बच्चे, उनको कैल्शियम की गोलियां खिलाई जाती हैं जिससे उनकी हड्डियां मजबूत बन जाएं। ठीक है, तो इनमें ये देखिए, शरीर को एक हड्डियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, शरीर के जो कोमल भाग हैं उन कोमल भागों को जो एक तरह से यांत्रिक सपोर्ट देने का जो कार्य है वो अस्थियों के द्वारा ही किया जाता है। शरीर के अंदर इन अस्थियों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव के अंदर इन अस्थियों की संख्या 206 होती है। हम अलग से पढ़ेंगे, एक अस्थि वाला चैप्टर है हमारे कोर्स में आगे चल करके। तो यहां अस्थियां एक निश्चित संख्या में होती हैं और ये अलग अलग भाग की अस्थियां जो है वो अलग अलग प्रकार की संरचना बनाए हुए होती हैं। अब देखिए, अस्थि के अंदर जो आधात्री होती हैं उसमें गर्तिकाएं होती हैं, गर्तिकाएं, और उन गर्तिकाएं जो होती हैं इनमें पाई जाती हैं अस्थि कोरक कोशिकाएं। कोशिकाएं ये जो अस्थि कोरक कोशिकाएं होती हैं इनके द्वारा अस्थियों का निर्माण किया जाता है। एज ए कोलेजन तंतु, कैल्शियम लवण वगैरह ये सब बनाए जाते हैं और अस्थियां विकसित होती हैं। यही तभी तो क्या होता है कि हमारे शरीर के किसी भाग की जब हड्डी टूट जाती है तो कुछ दिनों के बाद में वो हड्डी वापस जुड़ जाती है। तो क्यों? क्योंकि ये अस्थि कोरक कोशिकाएं जो होती हैं ये विभाजन करती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं। और ये अस्थियां अकेली किसी भी क्रिया को नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अस्थि तो एक निश्चित स्थिर, कह सकते हैं स्थिर संरचना होती है। तो इसको गति कराने के लिए इसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं पेशियां। जो पेशियां गति करती हैं तो उनके साथ साथ अस्थियों को भी गति करनी होती है। और इन अस्थियों के अंदर होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा। देखिए, ये जो कह सकते हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर रुधिर की जो कर्णिकाएं हैं वो तो यकृत के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन जो वयस्क व्यक्ति हैं, अपन जैसे व्यक्ति हैं, उनके अंदर रुधिर की जो कर्णिकाएं बनती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि, वो किसके द्वारा बनती है? अस्थि मज्जा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो के द्वारा ही ये रुधिर की कर्णिकाओं का निर्माण होता है। तो ये अस्थियां जो है अपने आप में एक ठोस संरचना है, इनके अंदर मैट्रिक्स होता है और इस तरह की संरचना ये बनी हुई होती है। अब दूसरा भाग है उपास्थियां। अस्थियों के बाद आता है उपास्थि। उपास्थि ये उपास्थि जो है ये किस प्रकार की संरचना होती है? एज ए उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज, यानी उपास्थि किस प्रकार की संरचना। देखिए, ये उपास्थियां जो होती हैं इनको कार्टिलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टिलेज। ये उपास्थि या उपास्थियां कह सकते हैं, ये अस्थियों की तुलना में कोमल संरचना होती है। इनके अंदर कोलेजन तंतुओं के साथ साथ इलास्टिन तंतु अधिक होते हैं, और इलास्टिन तंतु जो होते हैं उनके अंदर एक तरह से फैलने और सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो यह भी एक प्रकार का आलंबी संयोजी ऊतक होता है। यह मजबूत और कोमल होती है। यह क्या है? आलंबी संयोजी ऊतक है। ये कोमल होती हैं और मजबूत होती हैं, आसानी से ये टूटती नहीं है। और इस उपास्थि के चारों तरफ एक आवरण होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियल आवरण, और इसमें भी मैट्रिक्स भरा हुआ रहता है।
अर्थात तरल पदार्थ जो है भरा रहता है। देखिए अस्थियों में तो ओसिन नाम का प्रोटीन होता है, ये बात ध्यान रखिए। अस्थियों में हमने बताया नहीं, अब दोबारा सुन लीजिए, ओसिन नाम का प्रोटीन होता है, इसमें कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन। तो जब हम अस्थि और उपास्थि का अंतर करते हैं तो अस्थियां तो बनी होती हैं ओसिन नाम के प्रोटीन से और उपास्थियां बनी है कॉन्ड्रिन नाम के प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। इसमें भी जो मैट्रिक्स भाग होता है, मैट्रिक्स भाग, उस मैट्रिक्स भाग में उपास्थि कोरक कोशिकाएं होती हैं, उपास्थि कोरक कोशिकाएं। ये उपास्थि कोरक कोशिकाएं जो है उपास्थियों का निर्माण करती हैं। इनमें ये उपास्थि कोरक कोशिकाएं जो है वो बंद गर्तिकाओं में, यानी गोल गोल संरचनाएं जो होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। और ये उपास्थियां जो है एक तरह से इनका जो मैट्रिक्स है उसमें गोलिकाएं उपस्थित होती हैं। देखिए आप एक चित्र के माध्यम से देखिएगा, देखिए इसमें ये पेरिकॉन्ड्रियल फाइबर्स हैं, तंतु हैं, फाइब्रोब्लास्ट, अस्थि उपास्थि कोरक कोशिकाएं, ये कॉन्ड्रियोब्लास्ट हैं, इंटरकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तरल पदार्थ भरा हुआ है, और ये कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं। इस तरह की संरचना है। देखिए यहां इसमें आप देखेंगे कि ये तंतु इस तरह से उपस्थित होते हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो तरल अवस्था में जब इसकी टीएस सेक्शन देखते हैं तो वो इस प्रकार का जो है वो दिखाई देता है। अब देखिए ये जो उपास्थियां हैं, ये उपास्थियां, इनके अंदर जो इलास्टिन तंतु होते हैं, उपास्थियों में इलास्टिन तंतु यानी फिलामेंट्स, तंतुओं की उपस्थिति होती है और ये लचीले होते हैं। इसलिए ही तो उपास्थियां एक तरह से अपने प्रत्यास्थता का जो है गुण पाया जाता है। अब ये उपास्थियां भी कई प्रकार की होती हैं। एक तो होती है काचाव उपास्थि, ये प्रकार हैं। ये एक तरह से पतली पारदर्शी उपास्थि होती है। इसके अलावा एक होती है लचीली उपास्थि, ये कोमल भागों को बनाने यानी एक तरह से एक दूसरे चीजों को जोड़ने वाले भागों में उपस्थित होती हैं। एक होती है तंतुनुमा उपास्थि, तंतु जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं इसमें, कोलेजन इलास्टिन तंतु जो है उपस्थित होते हैं। और एक जो है अस्थि जैसी हो जाती है यानी कठोर हो जाती है, जिसको कहते हैं कैल्सीभूत उपास्थि। तो ये उपास्थियों के प्रकार हैं। देखिए यहां हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और हमारे कोर्स में केवल नाम तक है। तो आप नाम याद रखिए, काचा उपास्थि, लचीली उपास्थि, तंतु में उपास्थि और कैल्सीभूत उपास्थियां। ये उपास्थियां जो होती हैं ये शरीर के विभिन्न भागों के अंदर पाई जाती हैं। और जैसे हमारी नासिका का ऊपर का भाग है या कान का जो भाग है, कर्ण पल्लव जो भाग है ये, या फिर हमारे जो कशेरुक दंड है, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें जो 26 यानी 33 कशेरुकाएं होती हैं जो कि 26 अस्थियों के रूप में होती है, उनके बीच में जो आपस में जोड़ने का काम करती है वो भी क्या है, उपास्थियां उपस्थित होती हैं। और ये अस्थियों की तुलना में लचीली होती हैं। अस्थियां जो है वो कठोर होती हैं, उपास्थि जो है वो लचीली होती हैं। तो देखिए अगर हम इनकी तुलना करें तो अस्थियां कठोर संरचना होती है, उपास्थियां लचीली संरचना होती हैं। अस्थियों के अंदर जो है कोलेजन तंतु ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, उपास्थियों में कम होते हैं। अस्थियां जो होती हैं ये, इनके अंदर मुख्य रूप से कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन होता है और वहां उनमें ओसिन नाम का प्रोटीन होता है अस्थियों के अंदर।
ये अस्थियां जो है ये विभिन्न शरीर का जो एक दृढ़ आधार बनाने का काम करती हैं। उपास्थियां इन अस्थियों को परस्पर जोड़ने का कार्य करती हैं। तो ये दोनों ही प्रकार की जो अस्थियां और उपास्थियां ये विशिष्ट प्रकार के सघन संयोजी ऊतक होते हैं और ये हर जीव के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से उपास्थियां हो गई। और अब हम बात करें कि ये अस्थि और उपास्थि के अलावा जो तीसरा जो भाग है वो तीसरा भाग कौन सा होता है? तीसरा भाग होता है रुधिर, जो कि इसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो रुधिर के बारे में हम कल अलग से बात करेंगे। यहां आप देखिए हमने जो है आज दो प्रकार के भागों के बारे में पढ़ा है, एक तो है अस्थि और एक है उपास्थि। जो कि अस्थि होती है वो कठोर संयोजी ऊतक होता है, इनका जो आधात्री है वो कोलेजन एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है, साथ में इनके अंदर ये मजबूत अस्थियां होती हैं। और रुधिर का ये मुख्य ऊतक होती है जो शरीर के विभिन्न भागों के अंदर उपस्थित रहती हैं। अस्थियां शरीर के अंदर ये कोमल भागों को सपोर्ट देने का काम करती है, यांत्रिक सहायता देने का कार्य करती हैं। अस्थियां जो है अस्थिकोरक कोशिकाएं, अस्थि के अंदर अस्थिकोरक कोशिकाएं होती है जो आधात्री के अंदर उपस्थित गर्तिकाओं में रहती हैं। ठीक है, और जीव का जो अंत्य कंकाल है वो अस्थियों के द्वारा ही बना हुआ होता है। ये अस्थियां जो है वो पेशियों के साथ मिलकर के और गति करने का कार्य करती हैं। ठीक है, और इन अस्थि कुछ प्राणियों में अस्थि जो होती है वो कह सकते हैं अस्थि मज्जा इनके अंदर पाया जाता है। रुधिर कर्णिकाएं जो होती हैं वो अस्थि मज्जा से ही बनती हैं। उपास्थियां जो होती हैं वो लचीली होती हैं, इनके अंदर एक तरह से ये मजबूत भी है, कोमल भी है, लचीली भी है और इनमें अंतरकोश के पदार्थ भी उपस्थित होता है। ये एक तरह से उपास्थि की तुलना में थोड़ी सी लचीली होती है। इनके चारों तरफ दृढ़ भित्ति का आवरण पाया जाता है जिसे पेरिकॉन्ड्रियन आवरण कहते हैं और मैट्रिक्स इनमें भरा हुआ रहता है। कॉन्ड्रिन नाम का प्रोटीन इसके अंदर उपस्थित होता है। और उपास्थियां जो हैं ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे काचाभ उपास्थि, लचीली उपास्थि, तंतुमय उपास्थि और कैल्सीभूत उपास्थियां। ठीक है, अब हम कल, क्योंकि सेपरेट पोर्शन है, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, रुधिर के बारे में बात करेंगे। रुधिर क्या है और ये रुधिर की जो संरचना है वो किस प्रकार की बनी हुई होती है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो अब आप आज का होमवर्क जो है वो नोट करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है विशिष्टीकृत स्पेशलाइज्ड, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक या विशिष्टीकृत सघन संयोजी ऊतक के दो प्रकारों का नाम लिखिए। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है अस्थियों की दो विशेषताएं लिखिए। अस्थियों में क्या क्या गुण पाया जाता है? वैसे देखिए अस्थियों की अगर हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें होती है। इसमें हेवर्सियस की गर्तिकाएं होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे तंतु, लेकिन यहां हम इसकी एक विशेष संरचनाओं की बात ही कर रहे हैं हम। तीसरा है उपास्थियों की विशेषताएं एवं इनके
4 प्रकारों का नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है, अस्थि एवं उपास्थि में अंतर लिखिए। ठीक है, इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यह हमारा संयोजी ऊतक टॉपिक चल रहा है और संयोजी ऊतक में हमारा एक टॉपिक और रहा है जिसे हम रुधिर कह सकते हैं, और इसको आप देखेंगे तो कई किताबों में से तरल संयोजी ऊतक के नाम से भी इसे जाना जाएगा, लेकिन यहां इसे हम विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक मानते हैं। यह एक तरह से ऊतक इसलिए है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, अर्थात इसके अंदर तरल भाग जो होता है वो तो प्लाज्मा के रूप में होता है, और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें हम कर्णिकाएं कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये एक प्रकार से संवहन का कार्य करता है, तो ये तरल संवहनीय ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां हमने अस्थि और उपास्थियों की बात की, और फिर इसके बाद हम करेंगे किसके बारे में बातें, रुधिर के बारे में। देखिए, आपको ये जो रोजाना हम चीजें बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप इनको रोजाना जिस तरह से हम नोट्स भेज रहे हैं उनको उतारते जाइए और याद भी कीजिएगा, और जब भी टेस्ट लगता है तो टेस्ट भी अवश्य रूप से दीजिएगा। कुछ लोग जो है टेस्ट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को टेस्ट देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ओके।